आसमान में हॉन्टेड स्कूल। एक बार की बात है, रंजना अपने माता पिता के साथ किराए के घर में रहा करती थी। रंजना के माता पिता दोनों ही मेहनत मजदूरी कर कर पैसे कमाते थे और वो अपनी बेटी का पालन पोषण कर रहे थे, उसे पढ़ा लिखा रहे थे। रंजना को पढ़ने लिखने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो हमेशा स्कूल में टॉप किया करती थी। रंजना इस साल 10th क्लास में थी और वो 10th क्लास की पढ़ाई बहुत ही ज्यादा फोकस से करती है। उसका ज्यादा से ज्यादा समय बस किताबों के साथ ही गुजरता है। रंजना बेटा, पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। जैसे पढ़ाई जरूरी है वैसे ही अच्छी सेहत का होना भी जरूरी है। माँ, जब मेरे सामने किताबें आ जाती है, भूख प्यास सब मिट जाती है। लाइए मैं खाना खा लेती हूँ, खाना भी जरूरी है। रंजना अपनी माँ से खाना लेकर खा लेती है और उसके बाद दोबारा से पढ़ाई में लग जाती है। रंजना की ये मेहनत रंग भी लेकर आ जाती है। वो 10th क्लास में पूरे स्कूल में टॉप करती है। प्रिंसिपल मैम और टीचर्स उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। सब उससे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अगर कोई खुश नहीं होता तो वो सिर्फ एक ही लड़की थी जो उसकी क्लासमेट थी और वो प्रिंसिपल मैम की बेटी भी थी जिसका नाम सुरभि था। 10th क्लास में टॉप करना कोई मजाक बात नहीं है। सुरभि, तूने तो हमसे शर्त लगाई थी कि इस बार टॉप तू करेगी, लेकिन देख बाजी कौन मार गया, वो गरीब रंजना जिसने कोई ट्यूशन भी नहीं लिया। यही तो सोच सोच कर मैं भी परेशान हूँ कि उस गरीब 2 टके की स्टूडेंट ने 10th क्लास में टॉप कैसे कर लिया। वो गरीब मजदूर की बेटी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। जब तक वो इस स्कूल में रहेगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। अब वो इस स्कूल में नहीं पढ़ेगी तो नहीं पढ़ेगी। सुरभि, खाली पुलाव पकाने का कोई फायदा नहीं है। तुझे पता नहीं, वो सभी टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट है। कोई उसे इस स्कूल से निकलने ही नहीं देगा। ये लो, टॉपर भी आ गई। सुरभि और उसके दोस्त रंजना को देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि वो रंजना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। रंजना पूरे स्कूल में सबकी फेवरेट स्टूडेंट थी। सब जगह उसकी तारीफ होती थी, जिस वजह से सुरभि और उसके दोस्त उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। रंजना को अपने सामने देखकर सुरभि उसके पास जाती है और उसे जोर से धक्का दे देती है। सुरभि, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब देखो मुझे परेशान करती रहती हो। सुरभि, अगर इतना ध्यान तुम किताबों में लगाओगी तो शायद तुम्हें मुझसे जलने की जरूरत ना पड़े और तुम भी मेरी तरह स्कूल में टॉप करो। लेकिन नहीं, सारा समय तो तुम मेरे ऊपर ही बिता देती हो कि मुझे किस तरह से परेशान करना है। रंजना ऐसा कहकर चली जाती है। कुछ समय बाद सुरभि अपनी मम्मी यानी कि प्रिंसिपल मैडम के पास जाती है और उन्हें धमकी देते हुए कहती है, मम्मी, आपको फैसला करना ही होगा। इस स्कूल में या तो वो गरीब मजदूर की बेटी रंजना पढ़ेगी या फिर मैं। जब भी मैं उस मजदूर की बेटी को इस स्कूल में देखती हूँ, मेरा खून खौलने को उठता है। मैं उसे इस स्कूल में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि उसे स्कूल से निकाल दीजिए, लेकिन आप हैं कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। आप अपनी बेटी की छोटी सी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती। सुरभि बेटा, रंजना बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्ची है और वो जो कुछ भी हासिल कर रही है अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी कोशिशों से कर रही है। अगर तुम भी उसी तरह मेहनत करोगी तो तुम भी सब कुछ हासिल कर सकती हो जो रंजना कर रही है। देखो, उस बेचारी के पास तो कोई फैसिलिटी भी नहीं है, तुम्हारे पास तो सारी फैसिलिटी है, फिर भी तुम रंजना से पीछे रहती हो और अब बात कर रही हो कि उस बच्ची को जो इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। क्यों बेटा, क्यों? क्योंकि ऐसा आपकी बेटी चाहती है। अगर आप अपनी बेटी की खुशी चाहती हैं तो उस गरीब मजदूर की बेटी को इस स्कूल से निकालना होगा। मुझे नहीं पता कि आप उसे किस तरह से निकालेंगी, लेकिन अगर आपने उसे इस स्कूल से नहीं निकाला तो मैं ना तो घर जाऊंगी और ना ही स्कूल में आऊंगी। आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। सुरभि प्रिंसिपल मैम को धमकी देकर आ जाती है। प्रिंसिपल मैम दुविधा में फंस जाती हैं। अगर उन्होंने रंजना को इस स्कूल से नहीं निकाला तो उनकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली जाएगी। प्रिंसिपल मैम तुरंत ही रंजना की क्लास में जाती हैं और उससे कहती हैं, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने कब से स्कूल की फीस जमा नहीं की है? कब से तुम बहाने पर बहाने बनाए जा रही हो? 4 महीने पहले तुम्हारी फीस सोनाक्षी मैम ने जमा की थी। 4 महीने से तुमने फीस जमा नहीं की है। आजकल कहती रहती हो ये स्कूल है और स्कूल के कुछ नियम होते हैं। प्रिंसिपल मैम, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना समय दिया, लेकिन जहाँ पर मेरे माता पिता जी काम करते हैं वहाँ से उन्हें उनकी पगार नहीं मिल रही।
बस इतने ही पैसे मिलते हैं कि हम एक समय का खाना खा पाते हैं, घर का किराया दे पाते हैं, इससे ज्यादा और नहीं। माँ पिताजी कह रहे थे जैसे ही पगार मिलेगी वैसे ही वो आपकी पाई पाई चुका देंगे। जहाँ इतना समय दिया है वहाँ थोड़ा समय और दे दीजिए। देखो रंजना, मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना समय इसलिए दिया था क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो, पढ़ने का शौक है। लेकिन अब तुम्हें देख देख कर और भी बच्चे फीस लेट लेकर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि इस स्कूल में सभी बच्चे एक समान हैं। जब रंजना को समय मिल सकता है तो उन्हें क्यों नहीं। तुम्हारी वजह से मैं अपने स्कूल का मैनेजमेंट खराब नहीं कर सकती। या तो कल तक स्कूल की फीस जमा कर देना या फिर कल से मेरे स्कूल आने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल मैम, ये आप क्या कह रही हैं? कल तक 4 महीने की फीस मेरे माता पिताजी नहीं जमा कर पाएंगे। जहां आपने इतना समय दिया है वहां थोड़ा समय और दे दीजिए। मुझे इस तरह से स्कूल से तो मत निकालिए। प्रिंसिपल मैम, प्लीज मुझे इस तरह से मत निकालिए। दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाने के बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे और इतने पैसे नहीं है मेरे पास। प्रिंसिपल मैम, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। बेचारी प्रिंसिपल मैम मजबूर थी अपनी बेटी के हाथों, और वो उस गरीब मजदूर की बेटी को रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ देखती रहती है, लेकिन कुछ भी नहीं करती। रंजना जानती थी कि उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि 4 महीने की स्कूल की फीस जमा हो सके, इसीलिए वो स्कूल छोड़ देती है। रंजना 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं जाती। उसके माता पिता को चिंता होने लगती है। रंजना बेटा, अब तो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? तुमने इतने दिन की छुट्टी तो कभी नहीं की जितनी अब कर रही हो। बेटा, इतनी छुट्टी करना अच्छी बात नहीं, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। अगर माँ पिताजी को बताया कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि स्कूल की फीस जमा नहीं हुई, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख होगा और मेरे सपने पूरे करने के लिए वो अपने खून की एक एक बूंद बेच देंगे। और मैं अपने माता पिता को इतना मजबूर होते हुए नहीं देख सकती। वो मम्मी, आप ठीक कह रही हैं, मेरी तबीयत ठीक है, मुझे स्कूल चले जाना चाहिए। रंजना स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और वो नाश्ता करके घर से स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन बेचारी रंजना कहाँ जाती, वो बस अपने आप से बात करते हुए चले जा रही थी। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। रंजना चारों तरफ नजर दौड़ाती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। कुछ समय बाद उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। रंजना उनके पास जाती है और उनसे कहती है, अम्मा जी, क्या आप बता सकती है कि इस समय मैं कहाँ पर हूँ और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है? मुझे तो सब रास्ते एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। मैं बहुत समय से यहाँ पर भटक रही हूँ लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही। मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मा जी, बता दीजिए कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाएगा? क्यों आई है तू यहाँ पर? क्यों आई है? क्या तुझे पता नहीं ये रास्ता किसका है? तूने यहाँ पर कदम क्यों रखा? क्यों रखा? मारी जाएगी तू भी मारी जाएगी, सबकी तरह। ये रास्ता बादलों में जाता है और बादलों में भूतिया स्कूल है जहाँ पर सभी भूत चुड़ैल आत्माएं शिक्षा प्राप्त करते हैं। तू भी मारी जाएगी और तू भी बादलों के भूतिया स्कूल में पहुँच जाएगी और वहाँ जाकर भूतिया स्कूल में पढ़ाई करेगी। अम्मा जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये रास्ता बादलों में जाता है और बादलों में भूतिया स्कूल। अम्मा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कृपया करके मुझे बता दीजिए यहाँ से बाहर कैसे निकला जाएगा। मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बता दीजिए कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाएगा। भूतों के रास्ते में जो भी आता है वो मारा जाता है। तू भी मारी जाएगी, तू भी जिंदा नहीं बचेगी। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। अब तू यहाँ से वापस नहीं जा पाएगी। और ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर रंजना को और भी ज्यादा डर लगने लगता है। कुछ समय बाद उसे भूतों की आवाजें आती है, जोर जोर से हंसने की। अब तो वो और भी ज्यादा डर जाती है और वो भागना शुरू कर देती है। भागते भागते वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो बादलों के बीचों बीच थी और बादलों में उसे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा, बहुत ही ज्यादा सुंदर स्कूल नजर आता है। उस बूढ़ी औरत की बातें रंजना को याद आने लगती है। उसे लगता है कि वो भी मर चुकी है, तभी वो बादलों में आई है और अब वो भूतिया स्कूल में पढ़ाई करेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पढ़ने का शौक है, लेकिन
लेकिन भूतों के साथ नहीं। मैं मर नहीं सकती। ये मेरे साथ क्या हो गया? अरे नहीं नहीं, मैं तो मर चुकी हूँ, तभी तो बादलों में आई हूँ और अब मैं बादलों की भूतिया स्कूल में पढ़ाई करूँगी। मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। आओ आओ लड़की, तुम्हारा हमारे भूतिया स्कूल में स्वागत है। डरो नहीं, डरो नहीं, आओ आओ हमारे भूतिया स्कूल में आओ। हमारे भूतिया स्कूल में तुम्हारा स्वागत है। ये बादलों में हमारा भूतिया स्कूल है। यहाँ पर हम सभी भूत चुड़ैल शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारे साथ तुम भी शिक्षा प्राप्त करो। आओ प्यारी लड़की। देखो देखो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे जाने दो। मेरे माता पिता को लग रहा है कि मैं स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने गई हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं यहाँ बादलों में भूतों के साथ उनके भूतिया स्कूल में हूँ। देखो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। देखो लड़की, हमसे डरो नहीं। हम जानते हैं कि हमसे इंसान डरते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम बुरे होते हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक वो हमें परेशान नहीं करते, हमारा अपमान नहीं करते, हमें सुकून से दूसरी दुनिया में रहने देते हैं। तब तक हम उन्हें कुछ भी नहीं कहते। अगर वो हमें परेशान करते हैं तो फिर हम उन्हें छोड़ते भी नहीं हैं। रंजना को चुड़ैल की बातों पर विश्वास हो रहा था। धीरे धीरे रंजना का डर निकल जाता है और वो बादलों के भूतिया स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त करने लगती है। वहाँ की सभी टीचर चुड़ैल थी और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ा रही थी। रंजना को चुड़ैलों की पढ़ाई बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ रही थी। रंजना चुड़ैल से कहती है, आप कितना ज्यादा अच्छा पढ़ाती हैं। अगर आप जैसे टीचर पृथ्वी पर स्कूल में पढ़ाएंगे तो सभी बच्चे टॉप करेंगे। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? ये बादलों में भूतिया स्कूल क्यों है और आप सबकी मौत कैसी हुई? आप यहाँ पर क्यों भटक रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं? एक लालची इंसान की वजह से मैं पृथ्वी पर एक स्कूल चलाती थी गरीब अनाथ बच्चों के लिए, जहाँ पर मैं गरीब अनाथ बच्चों को फ्री में शिक्षा देती थी, क्योंकि मैं शिक्षा का महत्व जानती थी कि जब तक एक गरीब का बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा वो अपनी गरीबी से कभी बाहर नहीं निकलेगा। तो मैं ऐसे बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रही थी। लेकिन एक लालची इंसान ने उस स्कूल को नहीं चलने दिया। जिस जमीन पर मैंने स्कूल बनाया था वो उस जमीन को हड़पना चाहता था। जब मैं उन सभी गरीब अनाथ बच्चों की ढाल बनकर उस लालची इंसान के सामने खड़ी हुई तो उसने मेरे साथ पूरे स्कूल को आग के हवाले कर दिया और हम सबकी मौत हो गई। मरने के बाद भी हमें शांति नहीं मिली। हम वहीं पर भटकते रहे तो वहाँ के लोगों ने हमें भागने के लिए तांत्रिक बाबा का इस्तेमाल किया और हमें वहाँ से भी भगा दिया। उसके बाद हमने बादलों में आकर अपनी दुनिया बसाई और मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था, इसीलिए यहाँ पर बादलों में भूतिया स्कूल बनाया और सब गरीब अनाथ बच्चे जो भूत बन चुके हैं उन्हें शिक्षा देती हूँ। और नीचे वो बूढ़ी औरत जो तुम्हें मिली थी वो भी एक चुड़ैल थी और वो ऐसी बातें कर कर इंसान का मन पढ़ती है और उन्होंने तुम्हारा मन पढ़ लिया था कि तुम्हें पढ़ाई करने का कितना शौक है और तुम्हारे साथ क्या हुआ। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे बादलों के भूतिया स्कूल में पहुंचा दिया। उन्हीं की वजह से तुम यहाँ पर आई हो। अब तुम यहाँ पर आकर शिक्षा प्राप्त कर सकती हो। और बादलों में आने जाने के लिए ये रही सीढ़ियाँ। हमें खुशी होगी कि बादलों के भूतिया स्कूल में कोई इंसानी बच्चा पढ़ने आएगा। तुम आओगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो पढ़ने का बहुत शौक है और फ्री में इतनी अच्छी शिक्षा मिलेगी तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं आऊंगी। मैं बादलों के भूतिया स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने जरूर आऊंगी। रंजना चुड़ैल से वादा कर कर बादलों से सीढ़ियों की मदद से अपने घर वापस आ जाती है और वो अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताती और वो रोजाना स्कूल के लिए तैयार होकर बादलों के भूतिया स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाया करती थी और वो अपनी पूरी पढ़ाई बादलों के भूतिया स्कूल में ही करती है। किसी गांव में मोहन और राधिका नाम के दंपत्ति रहते थे। उनकी जिंदगी बहुत ही गरीबी में कट रही थी। एक दिन राधिका कहती है, अजय क्यों जिद पर अड़े हुए हैं? धरती पर खड़े होने का बल नहीं बचा तुम्हारे शरीर के भीतर। राम ना करे तुमको कुछ हो गया तो मैं इस बुढ़ापे में किसके सहारे जीऊंगी? राधिका, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो कमाऊंगा क्या? फिर खाएंगे क्या?
ये पापी पेट तो नहीं मानेगा ना। कितने आस लगाए थे कि मेरे दोनों बेटे राजू और बिरजू राम लखन बनकर हमारे बुढ़ापे के सहारे बनेंगे, मगर लुगाइयों के आते ही गिरगिट के जैसे चाल बदल दिखाई उन्होंने। बेटू के छोड़ जाने के बाद 60 वर्षीय मोहन अपनी पत्नी राधिका के संग गांव के अंतिम छोर में बसे नदी के किनारे एक झोपड़ी डालकर गुजर बसर कर रहे थे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, तुम भीतर से किवाड़ बंद कर लेना। घर का दाना पानी चलाने के खातिर मोहन सारा दिन सड़कों पर घूम घूम कर कबाड़ टटोलता और उन्हें बोरियों में भरकर भंगार वाले के हाथों बेचा करता था। राम राम सनी भाई, ये लो, जल्दी से इस कबाड़ का भार तौल कर दाम दे दो। ये लो चचा जान, 15 किलो का भार था, जिसके कुल मिलाकर बनते हैं 200 रुपए। अरे जो भी बन पड़ता है दे दो भाई। मोहन पैसों को मुट्ठी में बांधकर घर लौटते वक्त खुद से बतियाते हुए बढ़ता जा रहा था। सवेरे से सांझ तक घुमक्कड़ की तरह कबाड़ बिन चुनकर भी सिर्फ 200 रुपए हाथ लगे हैं। ये तो बनिया की उधारी चुकाने में ही खत्म हो जाएंगे। मोहन को पूरे रास्ते जो बात खलती है उसके संग वही होता है। बनिया उससे पैसे लेने के बाद अपना पल्ला झाड़ते हुए उसे दुकान से भगा देता है। क्या बात है जी, आप परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? राधिका, धिक्कार है मुझे खुद पर। मैं तुम्हारा ठीक से पेट भी नहीं भर सकता। चुप हो जाइए जी, ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर ये क्या कम है कि हम थोड़े में भी संग है। बुढ़ापे की उम्र में उन्हें अत्यधिक पोषक तत्वों से भरा आहार खाना था, तो वहीं वो बूढ़े दंपत्ति गरीबी की मार के चलते आधा पेट खाकर एक दूसरे के आगे अपनी झूठी रूहानी भरा खुशनुमा प्यार प्रकट करते हुए जीवन जी रहे थे। हर एक दिन मोहन सड़क पर घूमकर जो कबाड़ चुनता, उसी से वो रात में अपने पेट की आग को बुझा पाते थे। एक रोज मोहन घर लौटते हुए कहता है, सवेरे से अब तक 1 पैसे का भी कबाड़ नहीं दिखाई पड़ा। फिर तभी अचानक से उसकी नजर रास्ते के बीचों बीच पड़ी एक साधारण सी प्लेट पर जाती है। मोहन वो प्लेट उठा लेता है और घर आकर उसे अपनी पत्नी को दे देता है। राधिका, ये देखो, मुझे चौराहे के बीचों बीच ये प्लेट मिली। इसकी चमक और दमक देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी बर्तन व्यापारी की ट्रक से गिर पड़ी हो। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, चलो आज मैं आपको इसी प्लेट में खाना परोसती हूँ। फिर राधिका उस प्लेट को धोकर जैसे ही उस प्लेट में खाना परोसती है, वैसे ही प्लेट में से बहुत तेज रोशनी निकलती है और प्लेट में रखे हुए चावल की मात्रा बढ़ जाती है। अरे राधिका, तुमने तो इस प्लेट में जरा सा चावल डाला था, फिर ये प्लेट चावल से लबालब भर कैसे गई? कहीं ये अन्नपूर्णा देवी की हमारे ऊपर कृपा तो नहीं? मुझे तो चमत्कार इस प्लेट की लगती है। देखो तो, एकाएक इस प्लेट का रंग भी कैसे बदलकर सुनहरा हो गया। जादुई प्लेट के पुख्ता प्रमाण जानने के लिए राधिका प्लेट में से चावल निकालकर इस बार उसमें कच्चा दाल डालती है। फिर जादुई प्लेट अपना चमत्कार दिखाता है और प्लेट दाल से भर जाता है। ये देखकर राधिका कहती है, मैंने इस प्लेट के अंदर कच्चे दाल डाले थे, मगर इस प्लेट का दाल से पूरी तरह भरना इस प्लेट के जादुई होने का पुख्ता परिणाम है। काश कि अभी हमारे पास कुछ पैसे होते, तो हम उसे भी इस जादुई प्लेट के सहारे बढ़ा सकते थे। पैसे ना सही, मगर अब ये जादुई प्लेट हमारे पैसे कमाने का जरिया जरूर बन गई है। मगर वो कैसे राधिका? राधिका टोकरी में पड़े सभी सब्जियों को प्लेट के ऊपर रख देती है और तुरंत बाद ही सब्जियों की भरमार लग जाती है। अरे वाह, इस प्लेट के तो खेल निराले हैं। एक ही पल में एक आध सब्जियों को कैसे ठेला भर में बदल डाला। दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश होते हैं और उन सभी सब्जियों को बड़े से टोकरी में भरकर मोहन बाजार में उसे बेचने चला जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी, पालक, गोभी, मूली, गाजर, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। रास्ते का माल सस्ते में ले लो, सब्जियां ले लो, सब्जियां।
मोहन को यूं सब्जियां बेचता देख गांव की रूपा बोल पड़ती है। अरे ओ सब्जी वाले काका, का भाव सब्जी बेचत हो? बिटिया, एकदम सस्ता और सबसे बढ़िया सब्जी है। ठीक है काका, झटपट 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर तोल दियो। मोहन उसे सब्जी तोलकर दे देता है और वो औरत मोहन को उसके पैसे देते हुए कहती है, अरे काका, ये रास्ते का माल सस्ते में, ये का मतलब था? उस औरत की बात सुनकर मोहन मन में कहता है, अब इसे कैसे बताऊं कि ये सब्जी जादुई प्लेट की देन है जो मुझे रास्ते पर पड़ी मिली थी, तभी तो रास्ते का माल सस्ते में बोलकर बेच रहा हूँ। ऐसे ही शाम तक मोहन की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। फिर वो सब्जियां बेचकर मिले हुए पैसों को लेकर खुशी खुशी घर आता है। फिर राधिका उन पैसों को लेकर जादुई प्लेट में डालती है तो वो पैसे बहुत सारे पैसों में बदल जाते हैं। ये देखकर मोहन और राधिका बहुत खुश होते हैं। जादुई प्लेट, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इन चंद पैसों को इतने सारे पैसों में बदल दिया। अब हमारी जिंदगी इन पैसों से थोड़ी सरल हो जाएगी। ऐसी ही रात गुजर जाती है। अगले दिन राधिका मोहन से पूछती है, तो क्या सोचा है जी आपने? राधिका, रात भर सोचने के बाद मैंने यह तय किया है कि जिस बर्तन से मुझे इतना सब कुछ मिला है, मैं उस बर्तन के खातिर बर्तन बेचने का काम शुरू करूंगा। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है जी। उसी दिन मोहन एक खाली दुकान खरीदकर उसमें बर्तन बेचने का कारोबार शुरू करता है। तभी वहाँ गजोधर अपनी पत्नी रूपा के साथ उसकी दुकान में बर्तन खरीदने आता है। अरे काका, जरा अच्छी सी कटोरी प्लेट दिखाना। तभी उसके बगल में खड़ी उसकी पत्नी रूपा कहती है, हाय दैया, सचनवा, ये तो सब्जी बेचन वाले काका है जिनसे कल हम सब्जी खरीदत रहे। बाप रे, इतनी जल्दी धंधा बदल डाला। ये सुनकर मोहन कहता है, अरे बिटिया, जो बीत गया सो बीत गया, अब ये बर्तन भंडार ही मेरा पुख्ता काम है। फिर मोहन एक एक करके उन्हें बर्तन दिखाता है। तभी रूपा की नजर सामने टंगी उस जादुई प्लेट पर जाती है। ये देखकर रूपा कहती है, इस सामने टंगी प्लेट की नक्काशी तो बड़ी नेक है। माफ करना बिटिया, पर वो प्लेट बिकाऊ नहीं है। दरअसल वो प्लेट इस बर्तन की दुकान की शोभा है। फिर दोनों बर्तन खरीदकर मोहन को पैसे देकर चले जाते हैं। ये इस दुकान की पहली कमाई है। ये कमाई मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इसी तरह हर एक दिन की शुरुआत मोहन अपने जादुई प्लेट का बखान करके करता। कुछ ही दिन में उसके बर्तन की दुकान जोरों शोरों से चलने लगती है। दिन भर की कमाई को मोहन जादुई प्लेट में डालता, जिसे वो जादुई प्लेट उसे 10 गुना करके लौटाया करती, जिससे मोहन घर बार, अच्छा खान पान सब कुछ हासिल करता है। शुक्र है भगवान का, आज इस जादुई प्लेट के चलते हम बूढ़े बुढ़िया के पास आज सब कुछ है। राधिका, उनके बारे में सोचो जिनके बेटे ब्याह के बाद अपने माँ बाप को मरने के लिए छोड़ जाते हैं, जिनके माँ बाप ने अपने खून पसीने की कमाई से उनका पालन पोषण किया होता है, वही बच्चे उन्हें मरने के लिए छोड़ जाते हैं। मोहन अपनी सारी कमाई जादुई प्लेट में डालता है, जिससे वो कमाई बहुत अत्यधिक हो जाती है। उन पैसों से मोहन एक वृद्ध आश्रम खोलता है और वहाँ सुख सुविधा के तमाम चीजों की उपलब्धि करता है। राधिका, जो हमने झेला है वो अब किसी और बुजुर्गों को नहीं झेलना पड़ेगा। तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया है जादुई प्लेट। मैं आजीवन तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने ना सिर्फ हमारा पेट भरा है, बल्कि तुमने अपने जादुई शक्ति से हमें फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। इस तरह वो दंपत्ति आगे भी जादुई प्लेट का लगातार सदुपयोग करते हैं। कभी वो जादुई प्लेट से भूखे की भूख मिटाते, तो कभी बेसहारों का सहारा बनते थे और इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं।